नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के बारे में कि जो हमारे मूल अधिकार है उनके बारे में। जो हमारा पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो हुई थी उसमें हमारे अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15 हो चुके थे। आज हम जो समता के अधिकार के तहत बाकी बचे हुए जो मूल अधिकारों के अंदर आते हैं, अनुच्छेद 16, 17 और 18, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अनुच्छेद 16 है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 16 के अंदर क्या दिया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 16 के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्यों है, किस तरीके से है, क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 है जो है अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 ये बताता है कि अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5) और 16(6), इसमें 6 अनुच्छेद है जो इसके अंदर दे रखे हैं, यानी 16 के आगे 6 भाग है जिसके अंदर दे रखे हैं। तो अनुच्छेद जो 16(1) है वो कहता है नियोजन और नियुक्ति जब भी होगी, राज्य जब भी नियोजन और नियुक्ति करेगा तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नियोजन से तात्पर्य एम्प्लॉयमेंट होता है और नियुक्ति अपॉइंटमेंट। जब भी राज्य एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में जब भी नियुक्ति करेगा, है ना, अपॉइंटमेंट देगा एम्प्लॉयमेंट को, तो उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल जो हमें बताता है 16(1) ये बात हमें बताता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी बात है वो है अनुच्छेद 16(2) की। इसमें एक शब्द दिया गया 16(2), ये कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश कर्म और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है तो उसे राज्य द्वारा किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर उसका जन्म कहीं और हुआ है, भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह हुआ है, तो उसे अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे जाति, अगर हम देखते हैं वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्र, शूद्र, तो क्षत्रिय थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए अलग नहीं, शूद्र है तो उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, और अगर ब्राह्मण है तो उसे पहले नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके का कुछ नहीं है, यानी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी ऐसे नहीं है महिलाओं को नौकरी देनी नहीं है और केवल पुरुषों को देनी है। जब भी राज्य एम्प्लॉयमेंट के संबंध में कुछ भी अपॉइंटमेंट करेगा तो इस तरीके का विभेद नहीं करेगा। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं। तो ये दो अनुच्छेद हैं, ये है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अब बात आती है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) की, जो हम कहते हैं इनके अपवाद है, जो आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(3) ये अपवाद है, ये बताता है निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर राज्य, ये प्रबंध, यहाँ राज्य देश को कहा गया है, कुछ विशेष जगहों के लिए प्रावधान कर सकता है उनके आगे विकास के लिए। तो उसे अनुच्छेद जो 16(2) के तहत अपवाद स्वरूप लिया जाता है, लेकिन इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि उनके विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए क्या किया जाता है कि जो अनुच्छेद जो 16(3) है, निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान किया जा सकता है, राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो जैसे कुछ हिमालयी क्षेत्र है, नागालैंड वाला क्षेत्र है, उस तरीके तेलंगाना का क्षेत्र है, इसमें विशेष प्रावधान कर सकता है। अब ये तो हो गया अनुच्छेद 16(3). अब आता है अनुच्छेद 16(4). तो 16(4) हमें ये कहता है कि अनुच्छेद 16(4) कहते हैं पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण। तो अब आप कहोगे अभी तो आपने बताया है जाति, धर्म, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इसलिए था कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको दूसरी जातियों के साथ लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16(4) के अंदर। 16(4) के अंदर पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद
4 क के अंदर है पदोन्नति में आरक्षण, यानी प्रमोशन में ही भी आरक्षण दिया जाएगा। तो यहां एक बात का ध्यान रखना कि अनुच्छेद 16 4 क पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन, नौकरी लग जाता है। उसके बाद ध्यान रखना ये जो मैं बता रहा हूं, ये यहां पर मैंने बताया 16(2) धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग के आधार पर जन्म स्थान का विभेद नहीं, ये केवल राज्य के लिए है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। कोऑपरेटिव्स जो कंपनियां हैं वो निकालेंगी, वहां पे ये लागू नहीं होते हैं। अब आता है आरक्षण, अनुच्छेद 16(4) ख बैकलॉग आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे बैकलॉग क्या होता है? जैसे SC, ST, OBC या कोई भी है, अगर उनकी सीटें निकलती है, अगर उनके उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो जो आगे आने वाली भर्ती है तो उनकी सीटें खाली रखी जाती है और अगली सीटें उसमें इंक्लूड की कर दी जाती है, यानी जोड़ दी जाती है। लेकिन ये कहा कि बैकलॉग कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं होना। मान लीजिए इस बार सीटें निकली है 100, उसमें से जो ST की सीटें थी वो थी 20 और ज्वाइन किया केवल 10 बंदों ने, तो 10 सीटें इनकी क्या रह गई? खाली रहेगी। अगली भर्ती आई जिसमें इनकी टोटल भर्ती आई 100 की, तो उसमें ये 10 इंक्लूड और हो जाएंगी और ST की अगर 20 सीटें हैं तो प्लस ये 10 और हो जाएंगी। तो इस तरीके से इन सीटों की संख्या कितनी होगी? 30। इस तरीके से बढ़ती रहेगी। लेकिन ये कहा गया कि 50%, ऐसे नहीं है कि 50% अकेली बैकलॉग की हो जाए तो बाकी क्या करेंगे? 50% से अधिक बैकलॉग की नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 16(4) ख में ये बात कही गई है। अब हम अगर बात करें इसके तहत कि इसमें और क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 16(5) अनुच्छेद 16(5) में ये कहा गया है कि धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें उसी धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया जा सकता है। ये भी अपवाद है। अभी तो आपने कहा धर्म के आधार पर, नहीं, जैसे कोई धर्म है वहाँ पर उसी धर्म के अनुयायियों को, जो धार्मिक संस्थाएं हैं वहाँ पर उसी धर्म के व्यक्तियों को ही नियुक्त करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 16(5) में ये बात कही गई है। अब ये भी इसी का ही अपवाद है। अब धर्म आ गया, जैसे कोई हिंदू धर्म का है तो अगर कोई धार्मिक संस्था है तो वहाँ पर राज्य केवल हिंदू धर्म के लोग, कोई सिखों की है तो सिख होगा और मुसलमानों के है तो मुस्लिम धर्म का होगा, ईसाई है तो ईसाइयों का होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 16(6) के अंदर। तो अनुच्छेद 16 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था जिसे हम EWS बोलते हैं, EWS बोलते हैं। तो ये था आर्थिक आधार पर दिया गया था कि जो सामान्य वर्ग के अंदर आ रहे हैं, वो पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दिया गया था। इसका आधार क्या रखा था? इसका आधार ये रखा जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, उससे कम वाला इसमें आता है। ध्यान रखना OBC नॉन क्रीमियर की जो आय है वो भी 8 लाख रुपए ही है। 1000 स्क्वायर फीट का मकान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिहायशी इलाके में, और उससे अगर हम बात करें नगर पालिका जहां रिहायशी स्थान है 100 यार्ड से अधिक उसके पास में प्लाट नहीं होना चाहिए, और जहां पर नॉन नगर पालिका वाली जगह है, यानी अगर हम बात करें जहां नगर पालिका नहीं वहां 200 यार्ड से अधिक का बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग आएंगे EWS में। अब बात आती है जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन से अनुच्छेदों के अंदर हुआ था? एक तो अनुच्छेद 15(6) के अंदर हुआ था और एक 16(6) के अंदर हुआ था। ध्यान रखना जो EWS को दिया गया है, इकोनॉमिक बैकवर्ड जो कास्टेज है उनके बारे में, ठीक है, इसको ये जोड़ा गया था। 10% रिजर्वेशन दिया गया है जी। तो अगर आपसे पूछे कि 103वें संविधान संशोधन किन अनुच्छेदों में किया गया था, तो 15(6) और 16(6) के अंदर किया गया था जी। यहाँ पर ये नया जोड़ा गया है, बिल्कुल लेटेस्ट है। अब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 16 हो चुका है हमारा। अनुच्छेद 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 16(1) कहता है नियोजन, यानी एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति, नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। राज्य, ध्यान रखना प्राइवेट सेक्टर में नहीं, राज्य
मूल, धर्म, वंश, जाति के जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16(2) कहता है। अनुच्छेद 16(3) कहता है निवास स्थान के आधार पर किसी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण, यहाँ पर बैकलॉग को भी आरक्षण है। अनुच्छेद 16(क) में पदोन्नति, 16(4)क में पदोन्नति में आरक्षण और 16(4)ख में बैकलॉग का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16(5) में धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के अनुयायियों की नियुक्ति हो सकती है। अपवाद है इनके, ये तीनों ही अपवाद है जो 16(1) और 16(2) के। अगर हम बात करें आगे तो अनुच्छेद 16(6) में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया वो है। अब बात आती है अगला अनुच्छेद 17। आपको पता है अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता व छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी जो था पुराने समय से चल के आ रही है, हजारों सालों से एक वर्ग ऐसे समझता है कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे वर्ग को निम्न समझता है। तो हमारा संविधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 17 है जो 17 है, उसमें ये बताया गया है कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये जोड़ा गया है, इसका अंत करने के लिए ये दिया गया है। अब इसमें यह बताया गया अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत में बताया गया है। इसके साथ अनुच्छेद 35 को साथ लेके पढ़ेंगे जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है अस्पृश्यता होती कैसे है। जैसे इसका कोई आधार तो नहीं है, लेकिन किसी सार्वजनिक जगहों पर रोक देना, उसे जाति आधारित गालियां निकालना या किसी भी तरीके से भेदभाव करना, सामूहिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, शोषण करना, बेगार प्रथा वो भी इसमें शामिल है। जैसे बिना पैसे काम करवाना भी इसी में ही शामिल है। बेगार प्रथा जो थी, हाली प्रथा भी इसी में ही शामिल है जो राजस्थान में प्रचलित थी। अब आर्टिकल 35 इसके साथ लेकर पढ़ा जाएगा, उसके तहत 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता संबंधी दंडित पाया जाता है तो इस तरीके से थे। तो ये अधिनियम आया था 1955 में, पहले ये आया था 1955 में आया था सबसे पहले, जिसके आया था द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, ये एक्ट आया था, ये अधिनियम आया था, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया था। और 1976 के अंदर इसका क्या हुआ गया, 1976 के अंदर इसका संशोधन किया गया और इसे सिविल्स अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न आपसे पूछे कि जो द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 वाला था उसका संशोधन कब हुआ था, तो 1976 को हुआ था और उसको बदलकर सिविल्स अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। उसके बाद में कुछ समय बाद में और परिवर्तन होता है और 1989 के अंदर SC/ST एक्ट 1989, जिसे सामान्य प्रचलन की भाषा में एस्ट्रोसिटिजन एक्ट भी बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स जो एक्ट है 1987 इसके तहत आया गया है। यानी जो दलितों पर, जो आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, आज भी देखते हैं कि उन्हें घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, यहाँ तक मूछ भी रख लें तो भी वो कुछ सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो थोड़ा बड़ा समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आने वाले समय में और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए ये आया था एस्ट्रोसिटिजन एक्ट। इसमें एक घटना होती है 2012 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते हैं कि जो एस्ट्रोसिटिजन एक्ट है वो भी विफल रहा है, यानी जो आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसको बचाने में। हालांकि ये कठोर था, सख्त था, लेकिन इसका भी हमने मजाक उड़ता देखा है। पुलिस दबाव डाल के भी इसको एक तरीके से दबाने के, या गांव के लोगों का दबाव होता है कि आप ये केस मत कीजिए या वापस लीजिए, और उसके वजह से क्या है, झूठा पड़ जाता है। ये 2018 के अंदर समाप्त भी कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल 2018 को, तो इसे दोबारा से वापस ले लिया गया था। अब बात आती है अनुच्छेद 17 जो है द अनटचेबिलिटी के लिए है, यानी छुआछूत का अंत के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या होता था कि अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीयों को खुश करने के लिए उन्हें लॉर्ड साहब, जेलदार साहब, केसर ए हिंद,
नाइटहुड, ऐसी उपाधियां दे दी जाती थी। लेकिन जैसा ही हमारा संविधान लागू होता है तो उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया था, सभी को समान। इसका कारण ये था कि किसी को ऐसे ना लगे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसीलिए ये खत्म कर दिया गया था। ये केवल और केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। सेना के अंदर कोई, जो अगर हम बात करें, कोई देश के अंदर बड़ा कार्य करता है जिससे ये पता चले कि वो देश की रक्षा करते हुए, यानी देश की रक्षा करते, तो उसे उसी प्रकार पुरस्कृत किया जाता है। तो अब हम बात करें पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है, तो 18(1) कहता है कि केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती है। शिक्षा के अंदर अगर कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो उसे दिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 18(2) कहता है विदेश से आए उपाधि नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत के राज्य लाभ के पद पर विराजमान है तो वो विदेशों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। 18(2) बात ये कहता है। जैसे मान लीजिए सरकार का कोई अपॉइंटेड बंदा है, कोई व्यक्ति है, और उसे कोई विदेश से उपाधि दी जा सकती है, दी जा रही है, तो वो इस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है अगर कोई लाभ के पद पे है। आर्टिकल नंबर 18(3) कहता है राज्य में चाहे तो देशी है चाहे विदेशी है, यानी चाहे तो भारत का नागरिक है चाहे विदेशी है, अगर वो भारत के लाभ के पद पर कार्य कर रहा है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशों से ना तो वो कोई पद ग्रहण कर सकता है, ना ही कोई उपहार अपने कह सकते हैं। यहाँ ये बताया गया है केवल विदेशियों के लिए, अगर कोई विदेशी भारत में है और वो लाभ के पद पर कार्य कर रहा है भारत राज्य क्षेत्र के लिए, तो आर्टिकल 18(3) के तहत वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उस पद को ग्रहण नहीं कर सकता, यानी कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18(4) कहता है कि चाहे तो देशी हो चाहे विदेशी हो, पद, उपलब्धि, उपहार राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से नहीं ले सकता अगर कोई व्यक्ति भारत के लाभ के पद पर विराजमान है। तो ये आर्टिकल नंबर 18(4) है। तो एक बार अपने देख लेते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, जो सबसे पहले आया था द अनटचेबिलिटी ऑफ एक्ट 1955, और उसके बाद 1976 में संशोधन करके द सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आ गया था। SC/ST एक्ट 1989 एस्ट्रो सिटीजन एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अनुच्छेद 17 के बारे में है। अब प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल 35 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और जो पीड़ित है उसके लिए राज्य उसको सहयोग भी करता है। अनुच्छेद 18 में हमने ये देखा कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है, केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। अगर कोई विदेशी भारत के राज्य क्षेत्र में लाभ के पद पर है तो विदेशी भी कोई विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, यानी अगर भारत की कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो चाहे विदेशी है लेकिन वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18(3) में ये कहा गया है कि विदेशी अगर भारत के राज्य के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो भी नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18(4) देशी और विदेशी कोई भी हो, चाहे अगर वो भारत के लाभ के पद पर है यानी सरकारी कर्मचारी है, तो वो ना तो पद ग्रहण कर सकता है, ना उपलब्धि, ना उपहार, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो ये प्रावधान था। तो ये हमारा जो पहला मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ के तहत हम जिसे देखा गया था, तो इसको हम अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमने किया, और इससे पहले अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 इसकी परिधियां तय करते हैं। तो हमारा पहला मूल अधिकार पूर्ण हो चुका है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने हमारी इससे संबंधित राज व्यवस्था से संबंधित अगर कुछ भी क्विज से जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है नीचे, उससे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जो नया अपना मूल अधिकार है, दूसरा जो हमारा
जो मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकारों में जो दूसरे मूल अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।